विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन किया था। आज हम एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व जो है हमें ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, कि एकाधिकारी कीमत या उत्पत्ति में से किसी एक को निर्धारित कर सकता है तथा एकाधिकार वाले उद्योग में दीर्घकाल में भी फर्मों का प्रवेश अवरुद्ध रहता है। एकाधिकारी को इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि वह नई फर्मों के प्रवेश को रोक सके, अन्यथा एकाधिकारी नहीं रह पाएगा और वह नई फर्मों पर के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए या नई फर्मों के प्रवेश पर किस प्रकार से रोक लगाई जाती है या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा नई फर्मों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं और एक बार और आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि सबसे पहले कि आवश्यक जो कच्चा माल है उसके स्रोतों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए। दूसरा, एकाधिकारी फर्म के कुछ विशेषाधिकार या उसे पेटेंट राइट्स मिले हुए हो सकते हैं जिसकी वजह से अन्य फर्में उसके माल की नकल नहीं कर सकती है। तीसरा है कि बाजार सीमित होने से यदि एकाधिकारी फर्म के अलावा कोई दूसरी फर्म प्रवेश करती है तो दोनों को ही घाटा हो सकता है। इस प्रकार से प्रवेश जो है वो स्वयं ही रुक जाता है। फिर है कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। एंड लास्ट है, पैमाने की किफायतें मिलने से भी एकाधिकार बना रह सकता है। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में भी एकाधिकारी के असामान्य जो लाभ है वो कायम रह सकते हैं और फर्म उस स्थान तक उत्पत्ति करती है जहां दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी एलएमसी सीमांत आय एमआर के बराबर होती है। संतुलन की शर्त वही होगी, एमसी इज इक्वल टू एमआर। लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी के लागत वक्र बदल जाते हैं क्योंकि वह संयंत्र के आकार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और ये मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि दीर्घकाल में संयंत्र के संपूर्ण आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी पूर्ति को जैसा चाहे वैसा बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से एकाधिकार में दीर्घकाल में नई फर्मों का प्रवेश जो है अवरुद्ध रहता है, लेकिन मांग के परिवर्तनों के अनुसार एक एकाधिकारी फर्म को अपने संयंत्र के आकार का परिवर्तित करने का पूरा अवसर मिलता है ना। तो इस संबंध में जो है संयंत्र के आकार के संबंध में वो तीन स्थितियां ले सकता है। पहली स्थिति ये ले सकता है कि संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से कम आकार का निर्माण करके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर से कम पर संचालित करना, यानी अनुकूलतम आकार से कम का आकार बनाना और उसका उपयोग भी सर्वाधिक कार्यकुशल दर से कम पर करना। इसे हम अनुकूलतम आकार से कम वाले संयंत्र पर अतिरिक्त क्षमता की दशा भी कहते हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल आकार है ना, मोस्ट एफिशिएंट साइज ऑफ प्लांट का निर्माण करके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर पर संचालित करना। इसे हम अनुकूलतम आकार के संयंत्र पर अनुकूलतम क्षमता की दशा भी कह सकते हैं। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से बड़े आकार का है ना, ग्रेटर देन मोस्ट एफिशिएंट साइज ऑफ प्लांट का निर्माण करके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर से अधिक पर संचालित करना। इसे हम अनुकूलतम आकार से बड़े संयंत्र पर अनुकूलतम क्षमता से आगे के प्रयोग की दशा भी कह सकते हैं। तो इन तीनों स्थितियों में एकाधिकारी फर्म अधिसामान्य या असामान्य लाभ कमा सकती है। यहाँ पर जब मैं आपको दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत उत्पत्ति और कीमत निर्धारण का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम प्रथम स्थिति का अध्ययन करेंगे, है ना, कि यानी कि संयंत्र का सर्वाधिक कार्यकुशल से कम आकार व उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल से कम दर पर संचालित किए जाने वाले आकार का हम जो है अध्ययन करेंगे। ये जो रेखा चित्र आपके सामने है इसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो छोटे आकार के शहरों में जैसे स्थानीय बिजली की कंपनियां हैं वो प्राय सर्वाधिक कार्यकुशल से नीचे के संयंत्र के आकार को अपना करके सर्वाधिक कार्यकुशल से कम दर पर बिजली का उत्पादन करती है, जिसका कारण ये होता है कि बिजली की स्थानीय मांग बड़ी सीमित होती है, जिससे बिजली उत्पन्न करने का संयंत्र इतना छोटा रखना पड़ता है कि वह सबसे अधिक कार्यकुशल
साज सामान व तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता। फिर भी जो संयंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसमें कुछ अतिरिक्त क्षमता रखी जाती है जिसका उपयोग मांग बढ़ने की स्थिति में किया जा सकता है। जैसे कोई त्योहार आ गया, शादी ब्याह का सीजन आ गया, तो उस समय बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि मांग बढ़ जाती है, तो उसकी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। ये जो रेखा चित्र आपके सामने जो दिया हुआ है, इसमें एलएमसी वक्र, इसमें देखिए ये एलएमसी वक्र एमआर वक्र को, है ना, ये एलएमसी वक्र एमआर वक्र को यहाँ पर कहाँ काटता है, ये देखिए एलएमसी वक्र एमआर वक्र को यहाँ पर काटता है। वहाँ उत्पत्ति की OX0 मात्रा ये निर्धारित होती है और कीमत X0P निर्धारित होती है। इसी संतुलन पर, है ना, इसी संतुलन पर LAC वक्र SAC वक्र को गिरते हुए भाग पर छूता है। अब देखिए यहाँ LAC वक्र जो है वो SAC वक्र को गिरते हुए भाग पर छूता है। ये SAC है, ये इसका गिरता हुआ अंश है, इसका निम्नतम अंश जो है वो यहाँ है जहाँ इसको SMC काटती है, जबकि ये यहाँ पर स्पर्श करता है। देखिए तीर के निशान द्वारा दिखाया गया है, तो ये उसके गिरते हुए अंश पर छूता है। तो एकाधिकारी की जो औसत आय होती है, औसत लागत होती है, वो हो जाएगी Q। ये देखिए ये जहाँ एरो का बिंदु है ये QX0, तो QX0 फर्म की क्या होगी, औसत लागत, और कुल मुनाफा जो फर्म का होगा, जबकि कीमत क्या मिल रही है, X0P कीमत मिल रही है हमें PX0, जबकि जो लागत आ रही है वो आ रही है QX0। तो प्रति इकाई लाभ कितना हो गया, PQ के बराबर, ये क्षेत्र PQ के बराबर हमें प्रति इकाई लाभ प्राप्त हो रहा है। और फर्म का जो कुल मुनाफा है वो है PQRS क्षेत्र के बराबर। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उसका लाभ का क्षेत्र है या प्रॉफिट का क्षेत्र है, और ये अधिसामान्य लाभ है जो एक फर्म को प्राप्त हो रहे हैं। यदि फर्म संयंत्र का आकार अथवा SAC पर उत्पत्ति की दर बदलती रहती है तो उसका मुनाफा कम हो जाता है। इस प्रकार से छोटा बाजार होने पर एकाधिकारी संयंत्र का सर्वाधिक कार्यकुशल से कम आकार रखेगा और उसको उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल से कम दर पर, यानी कि अतिरिक्त क्षमता पर संचालित करेगा, यानी अतिरिक्त क्षमता अपने पास रखेगा। उसका बाजार इतना बड़ा नहीं है कि वह संयंत्र का आकार इतना बड़ा ले कि पैमाने की सारी किफायतों का लाभ प्राप्त कर सके। वह जिस संयंत्र के आकार का उपयोग करता है उसमें कुछ अतिरिक्त क्षमता अवश्य ही पाई जाती है। यदि वह अपने संयंत्र का आकार SAC से छोटा कर लेता है, यदि वो अपने संयंत्र का आकार SAC से छोटा कर लेता है ताकि उसमें कोई अतिरिक्त उत्पादन क्षमता न रहे, तो वह SAC के द्वारा प्रदान की जाने वाली पैमाने की किफायतों को खो देगा। इस प्रकार से लाभ की अपेक्षा उसको हानि होने लग जाएगी। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सैद्धांतिक दृष्टि से एक ऐसी स्थिति की भी कल्पना हम कर सकते हैं जहाँ दीर्घकाल में एकाधिकारी को कोई अधिसामान्य लाभ अथवा हानि न हो, अर्थात उसे केवल सामान्य लाभ या सामान्य लाभ ही मिल सके। ऐसी संतुलन की स्थिति में MC बराबर MR के साथ साथ औसत लागत वक्र, औसत आय वक्र को भी स्पर्श करेगा, है ना। जो LAC है, औसत लागत वक्र जो है वो औसत आय वक्र यानी A वक्र को भी, AR वक्र को भी स्पर्श करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है न लाभ न हानि की स्थिति होगी। अगर ये LAC वक्र जो यहाँ स्पर्श कर रहा है AR वक्र को, अगर ये AR वक्र को P बिंदु पर स्पर्श करे, अगर मैं इसको LAC को इस प्रकार से बना दूं, अगर ये नया वाला जो मैंने बनाया है अगर ये LAC वक्र हो जाता है तो ऐसी स्थिति में MC बराबर MR की जो शर्त है वो तो यहीं पर पूरी होगी। उत्पत्ति की मात्रा OX0 निर्धारित होगी, कीमत ऊपर हम जाएंगे तो PX0P ही होगी, और लागत चूंकि LAC है तो इसलिए लागत भी X0P होगी। तो जब PX0 कीमत है
और बराबर Px0 लागत है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ सामान्य लाभ की स्थिति होगी, न लाभ न हानि की स्थिति होगी। इसमें उसको अगर हम हानि की स्थिति दिखानी है तब भी हम दिखा सकते हैं। हानि की स्थिति में ऐसा होगा कि ये जो LHC वक्र है, ये LHC वक्र इस P बिंदु से ऊपर हो। अगर ये LHC वक्र है जो मैंने बनाया है, तो ऐसी स्थिति में संतुलन की शर्त वही MC बराबर MR, यहीं पर संतुलन होगा। उत्पत्ति की मात्रा OX0 निर्धारित होगी। X0 से जब हम ऊपर जाएंगे AR वक्र तक, तो Px0 कीमत निर्धारित होगी, ये कीमत निर्धारित हो गई। और लागत, चूंकि LHC वक्र ऊपर है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो जिस बिंदु पर ये LHC वक्र को स्पर्श करेगा उस बिंदु से और कीमत के बीच जो अंतर है वो ये अंतर है, तो ये उसका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। लेकिन अधिकांशतः दीर्घकाल में एक एकाधिकारी फर्म को हानि नहीं होती है। उसे या तो सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है या फिर वो अधिसामान्य लाभ की स्थिति में रह सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दीर्घकाल में किस प्रकार से एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण होता है। नेक्स्ट मैं इसके बाद लेना चाहूँगा कि एकाधिकारी, हमेशा कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या एकाधिकारी कीमत हमेशा ही प्रतिस्पर्धात्मक कीमत या पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से ऊंची होती है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, लोगों के मन में ये धारणा होती है कि एकाधिकार के कारण एकाधिकारी हमेशा ही जो है प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल कर सकता है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, वो हमेशा ही प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से ऊंची बनी रहे, ऐसा आवश्यक नहीं हो सकता। केवल दो दशाओं में एकाधिकारी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से नीची भी हो सकती है। वो दो कौन कौन सी दशाएं हैं? जिसमें पहली दशा है सार्वजनिक एकाधिकार। इसमें सरकार जो है लाभ अधिकतमकरण के उद्देश्य से नहीं चलती है ना, बल्कि न लाभ न हानि की स्थिति के लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलती है, ताकि उपभोक्ताओं को या अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जा सके, वस्तु कम से कम कीमत में उपलब्ध करवाई जा सके। ऐसा सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्रों तथा अनिवार्य उपभोग्य वस्तुओं में पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से नीची भी पाई जा सकती है। जैसे हम मान लें बाजार में हम खरीदते हैं तो पानी की 1 लीटर की बोतल 10 रुपये में आती है और सरकार हमें 300 रुपये में पूरे महीने भर पानी की सप्लाई देती है। तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रख करके सरकार कम कीमत रख सकती है और प्रायः रखती भी है। जो सार्वजनिक क्षेत्र या सभी लोगों के सार्वजनिक हित की बात होती है, वहां पर सरकार द्वारा कीमत कम रखी जाती है। दूसरी स्थिति ऐसी आ सकती है निजी एकाधिकार की स्थिति में। इसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं की तुलना में उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है लागत कम हो जाती है और कीमत भी कम की जा सकती है। जैसे कि हम मान लें कि कुछ उच्च लागत वाली फर्में अचानक किसी एकाधिकारी फर्म के अधिकार में चली जाती है, जो अपने नियंत्रण में उसकी कार्यकुशलता को बढ़ा करके उत्पादन लागत को कम कर देता है। ऐसी दशा में पहले की तुलना में लागत कम हो जाने से कीमत भी कम हो जाती है। अब जैसे एक इसका मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट एकाधिकार का उदाहरण तो नहीं है, लेकिन जैसे एक पहले टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी MTS, है ना, और MTS कंपनी की लागतें ज़्यादा थी, उस कारण से उस कंपनी को हायर कर लिया रिलायंस ने और जियो के साथ उसको मिला दिया। और जियो के साथ मिलने से वो जियो जो है एक बड़ी फर्म बन गई और अब उसकी लागतें कम होने के कारण वो कम कीमतों पर लोगों को जो है डाटा, इंटरनेट डाटा है, वॉइस कॉल्स आदि की जो सुविधाएं हैं वो कम कीमत पर उपलब्ध करवा पा रही है। तो ऐसी स्थिति निजी एकाधिकार की स्थिति में भी हो सकती है। इसको भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो रेखा चित्र आपके सामने है, इस रेखा चित्र को ध्यान से देखिए। मैं जहाँ डॉट लगाता हूँ उसको आप चिन्हित कीजिए, है ना। हम मान लें कि जो प्रतिस्पर्धात्मक कीमत है वो OP1 तथा उत्पत्ति की जो मात्रा है वो OM1 है। ये कीमत हो गई, तो इससे AR वक्र या DD वक्र से B बिंदु पर ये M1 निर्धारित हो जाती है। क्योंकि जो MC वक्र है, पूर्ति वक्र है, वो DD वक्र को यहाँ पर B बिंदु पर काट रहा है। एकाधिकार स्थापित होने के बाद कीमत बढ़ करके OP हो जाती है ना। अब एकाधिकार हो गया, तो एकाधिकार होने पर संतुलन की क्या शर्त है? MC बराबर MR। तो ये जो एकाधिकार का ये MR वक्र है और ये MC वक्र वही है। तो अब MC वक्र MR वक्र को B पर नहीं काट करके D बिंदु पर काटता है। इस D बिंदु पर काटने के कारण OM
ये उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित होती है, और यहाँ से ऊपर हम ए आर तक जाएंगे तो ये यहाँ ए आर से कीमत निर्धारित होती है जो ओ पी है, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक कीमत की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक कीमत की तुलना में ज़्यादा है। और उत्पत्ति की मात्रा भी ओ एम 1 से घट करके ओ एम पर आ जाती है। ऐसा अपरिवर्तित सीमांत लागत की स्थिति में ही होगा जब सीमांत लागत में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। तो यहाँ तक तो एकाधिकारी कीमत जो है प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से अधिक होती है, तथा एकाधिकारी उत्पत्ति जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक उत्पत्ति से भी कम होती है। यहाँ देखिए, यहाँ एकाधिकार की कीमत भी P1 ज़्यादा है और यहाँ उत्पत्ति की मात्रा कम हो जाती है, M1 से M हो जाती है। बाद में है ना, एकाधिकारी के द्वारा कार्यकुशलता में अगर सुधार कर लिया जाता है और नई जो सीमांत लागत है ना, अगर नई सीमांत लागत ये MC1 हो जाती है, जिससे उत्पत्ति की मात्रा, अब MC बराबर MR एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं, या ई बिंदु पर, इससे उत्पत्ति की मात्रा OM2 निर्धारित होती है ना, और कीमत OP2, ये OP2 निर्धारित होती है। इससे जब हम ऊपर जाएंगे AR वक्र पर तो ये कीमत निर्धारित होगी, कीमत होगी OP2 या CM2 भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार नए सुधारों से लागत घट जाती है, जिससे एकाधिकारी कीमत OP2 हो जाती है, जो अब प्रतिस्पर्धात्मक कीमत OP1 की तुलना में कम है, और उत्पत्ति की मात्रा भी ये इतनी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत भी कीमत के घटने व उत्पत्ति के बढ़ने की स्थिति पाई जा सकती है। तो इन जो उपयुक्त मैंने दो दशाएं बताई है, इन दो दशाओं में एकाधिकारी कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से नीची भी पाई जा सकती है। तो आज के हमने अध्ययन में दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत कीमत व उत्पत्ति निर्धारण और एकाधिकारी और प्रतिस्पर्धात्मक कीमत के मध्य क्या अंतर है, क्या एकाधिकारी कीमत सदैव ज़्यादा रहती है या कुछ परिस्थितियों में एकाधिकारी कीमत नीची भी हो सकती है, का अध्ययन किया है।